Hello physios, welcome back to Believe in Therapy. I am Dr. Neha and today's I will cover biomechanics next 20 MCQs. In this last videos I have already covered 40 MCQs. Like दो वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं बायोमैकेनिक्स क्वेश्चंस की. बायोमैकेनिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है. क्यों? क्योंकि इस वीडियोस में हम गेट पैटर्न्स डिस्कस करने वाले हैं, वॉकिंग एड्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, असाइनिंग डिसाइनिंग स्टेयर के क्वेश्चंस कवर करने वाले जो कि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. तो यहाँ से आप 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. तो प्लीज़ कंटिन्यू टिल द एंड तक रहिए. और आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी अपने चैनल पे 25 मॉडल पेपर कवर कर रखे हैं, मैराथन क्लासेस कवर कर रखी है, एंड फ्रिक्चर्स के क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, बायोमैकेनिक्स के क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, एंड कुछ क्रेनियल नर्व्स के क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं. तो एटलीस्ट 30 वीडियोस है जो कि हमारे एमसीआरई के क्वेश्चंस के हैं. तो प्लीज़ वो कंटिन्यू कर लीजिएगा. अभी 2-4 दिन का अपने पास टाइम है, आप वहाँ से रिविजन कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से वीकनेस ऑफ द गैस्ट्रोइनकस मसल्स रिजल्ट इन. सो यू नो गैस्ट्रोइनकस वीकनेस मसल्स होगी तो क्या होगा. गैस्ट्रोइनकस एक्चुअली मेजर एक्शन क्या होता है, ये हमारे प्लांटर फ्लेक्शंस कराती है. लाइक हमारी काफ मसल्स है तो प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट कराती है. व्हेनेवर वीकनेस है प्लांट जो हमारे गैस्ट्रोइनकस में, तो प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट्स इजीली हो नहीं पाएगा, राइट. जब प्लांटर फ्लेक्शन यूजली नहीं होगा तो क्या होगा, डॉर्सी फ्लेक्शन का तो कोई इससे रिलेशन है ही नहीं. ओके, तो क्या आंसर डी है कैल्केनियस डिफॉर्मिटी. ओके, नेक्स्ट मूव दिस अदर क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन से ए पेशेंट विथ लैटिस्मस डॉर्साई एंड लोअर ट्रैप्स वीकनेस would have the most difficulty performing which activities. सो लैटिस्मस डोर्स एंड लोअर ट्रैप्स वीकनेस है. तो लैटिस्मस डोर्स एंड लोअर ट्रैप्स एक्चुअली हमारा जो गेट पैटर्न है मूव लाइक हमारे एज अ हम जब वॉकिंग एड्स का यूज़ करते हैं तो अपर लिम्स की स्टेबिलिटी बहुत कॉमन होती है. अगर अपर लिम की स्टेबिलिटी है तभी आप वॉक कर सकते हैं. लाइक कोई भी क्रचेस का यूज़ कर सकते हैं. केन का यूज़ करते हैं तो इसके लिए शोल्डर स्ट्रेंथ अच्छे से चाहिए है. ओके, तो यहाँ पे कौन सा मोस्ट डिफिकल्टी परफॉर्मिंग होगी. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ए 4-point गेट पैटर्न विथ लॉब्स 10 क्रचेस. 4-point गेट पैटर्न, 4-point गेट पैटर्न हम एक्चुअली यूज करते हैं वॉकर का. विथ लॉब्स 10 क्रचेस का मीन्स है यहाँ पे जो हम क्रचेस यूज करते हैं लाइक एक्सेलरी क्रचेस एंड फोर आर्म क्रचेस. ओके, सेकेंड है मॉडिफाइड 2-point गेट विद अ स्ट्रेट केन. 2-point गेट विद स्ट्रेट केन. 2-point गेट आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि हम केन का यूज करते हैं. थर्ड ऑप्शन है स्विंग थ्रो गेट विद एक्सिलरी क्रचेस. स्विंग थ्रो क्या होता है, ये फास्टेस्ट थोड़ा होता है. लाइक क्रचेस की हेल्प से, इसमें क्रचेस की हेल्प से मूव होता है. लाइक दो टाइप के आपने गेट पढ़े होंगे, स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रो गेट. तो स्विंग थ्रो गेट जो होता है एक्चुअली इसमें क्या है कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है. सब अपर लिम स्ट्रेंथ चाहिए. अपर लिम स्ट्रेंथ होगी तभी पेशेंट जो है वो बॉडी लिफ्ट ऑफ कर पाएगा एंड स्विंग थ्रो गेट में जा पाएगा. क्योंकि लैटिस्मस एंड लोअर ट्रैप्स वीक है तो बॉडी लिफ्ट अप नहीं हो पाएगी, तो यहाँ स्विंग थ्रो गेट पैटर्न नहीं हो पाएगा. व्हील चेयर पर्पल्स, व्हील चेयर में हमें कोई इतना लैटिस्मस डोर्साई एंड ट्रैप का नीड इतना है नहीं, अगर वीक है तो भी चलेगा. मॉडिफाइड 2 गेट में क्या है कि हमें केन का यूज करना होता है. यहाँ पे सिर्फ हमें शोल्डर के मसल्स की स्ट्रेंथ चाहिए होती है. 4 गेट पैटर्न में क्या होता है कि एक्चुअली आपके हाफ थोड़ा सा पार्शली लिम्ब लाइक थोड़ा सा स्ट्रेंथ होती है. एंड यहाँ पे जो दो ऑप्शंस मुझे करेक्ट लग रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शंस भी एंड सी ऑप्शंस भी, क्योंकि यहाँ पे भी क्रचेस का यूज कर रहे हैं 4-point गेट. बट 4-point गेट में एक्चुअली क्या होता है कि एज अ पेशेंट बहुत स्टेबिलिटी लाइक उसे पेशेंट क्या होता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी की नीड होती है 4-point गेट में. ओके, सो 4-point गेट पैटर्न में पेशेंट चल सकता है. लाइक वीकनेस है फिर भी क्योंकि वो एज अ वॉकर का सपोर्ट कर रहा है, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन है. स्विंग थ्रो गेट एग्जैक्ट राइट है क्योंकि स्विंग थ्रो में पेशेंट्स को हाईली मसल स्ट्रेंथ चाहिए लैटिस की और ट्रैप्स की. Okay, next move this other questions. 3 questions है. A physical therapist is treating a 65-year-old mildly weak patient. क्वेश्चंस को यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है. दिखने में बहुत क्वेश्चंस बड़ा लगता है बट यहाँ पे बायोमैकेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो दिखने में बड़े होते हैं, उनके अंदर कुछ होता नहीं है. तो प्लीज क्वेश्चंस को 2 टाइम्स तो आपको रीड करना ही है. क्वेश्चंस में उसका आंसर निकल आएगा. फिजिकल थेरेपिस्ट ट्रीटिंग 65-year-old माइल्डली वीक पेशेंट. स्टेटस क्या है, पोस्ट टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्लियर फॉर 25 पाउंड ऑफ वेट वेयरिंग. लाइक जो पेशेंट्स है वो 25 पाउंड का वेट ही वेयर कर सकता है क्योंकि अभी इसका क्या हुआ है, पोस्ट
THR हुआ है. ओके, सो इनवॉल्व लोअर एक्सट्रीमिटी, लाइक जो 25 पाउंड्स वेट है वो ओनली बियर कर सकता है इनवॉल्व लोअर एक्सट्रीमिटीज. एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस फॉर गेट ट्रेनिंग इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? एक्सेप्ट. तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर है क्या कि पेशेंट को सिर्फ 25 पाउंड वेट बेयरिंग ही अलाउ है, क्योंकि अभी उसका क्या हुआ है? पोस्ट THR हुआ है. तो कौन सा असिस्टिव डिवाइस जो है यहाँ पे एक्सेप्ट है, यूज नहीं करेंगे. एक्सेप्ट. तो यहाँ पे पैरेलल वॉल है, वॉकर है, एक्सिलरी क्रचेस, स्ट्रेट के. तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, पार्शियल वेट बेयरिंग का मीन्स है पेशेंट अपना पूरा वेट अफेक्टेड लेग पे नहीं डाल सकता है, राइट. तो इसलिए हमें क्या है यहाँ पे वेट ऑफलोड करना है, इसलिए ऐसी डिवाइस चाहिए जो वेट ऑफलोड कर सके, राइट. सो पैरेलल वॉल जो है एक्चुअली ये मैक्सिमल सपोर्ट देता है, इनिशियल गेट ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि हमें सपोर्ट मिल रहा है. तो हम पूरा वेट है वो अफेक्टेड लेग पे नहीं रखेंगे. वॉकर क्या है? वॉकर भी हमें पूरा दोनों हाथों से सपोर्ट लाइक दे रहा है, ये वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें. तो पार्शियल वेट बेयरिंग पेशेंट्स के लिए इज गुड. एक्सिलरी क्रचेस क्या होता है? वेट को अपर लिम्स से शिफ्ट करते हैं. लाइक एक्सिलरी क्रचेस के लिए हमारे अपर ट्रंक की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, मीन्स स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है. तो एक्सिलरी क्रचेस में क्या होता है कि हम लाइक ये 3 पॉइंट स्केट पैटर्न होता है. एक्सिलरी के 3 पॉइंट भी होते हैं, 4 पॉइंट्स भी होते हैं, 2 पॉइंट्स भी होते हैं. तो सबसे मेजरली एक्सिलरी क्रचेस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सिलरी क्रचेस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. तो एक्सिलरी क्रचेस में क्या है कि आप वेट लाइक जो लिम्ब है उसे ऑफलोड कर सकते हैं वन लेग पे. सो करेक्ट आंसर क्या है? सी. स्ट्रेट केन भी एज अ केन सिर्फ बैलेंस असिस्ट करता है, नॉट अ वेट ऑफलोड. सो सी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मूव दिस अदर क्वेश्चंस. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ए फिजिकल थेरेपिस्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रेन ए 71-year-old पेशेंट टू असेंड एंड डिसेंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर. तो एक पेशेंट है ट्रेन में, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपने ट्रेन में ऑब्जर्व किया एक पेशेंट है जो कि असेंडिंग डिसेंडिंग लाइक स्टेयर कर रहा है, 71 ईयर को है. द पेशेंट हैज फ्रैक्चर लेफ्ट टिबिया एंड दिस इज वेट बेयरिंग इज टॉलरेटेड. ओके, लेफ्ट टिबिया का फ्रैक्चर हुआ है बट वो वेट टॉलरेट कर पा रहा है. दिस इज मॉडरेट वीकनेस इन द इन्वॉल्व लोअर एक्सट्रीमिटीज सेकेंडरी टू द फ्रैक्चर्स. द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेयर क्लाइंबिंग टेक्निक इज. तो स्टेयर्स लाइक बस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया, ये तो सारे बहुत सारी जैसे डिटेल दिया है. क्वेश्चन में बस यही पूछा गया कि स्टेयर चढ़ते टाइम मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा, लाइक मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेयर क्लाइंबिंग टेक्निक क्या होती है. तो आपको क्लियर हो यहाँ पे, आई थिंक पता हो, नहीं हो तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ. असेंडिंग स्टेयर्स, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट इन्वॉल्व जो होता है अपना नॉर्मल लेग, अनअफेक्टेड लेग का यूज करेंगे. ओके, जब डिसेंडिंग होता है तो डिसेंडिंग में क्या होता है? वीक और अफेक्टेड लिम्ब को फर्स्ट रखेंगे. पहले हम वीक लेग को, देन उसके बाद नॉर्मल लेग एंड अपने स्टेयर्स, सॉरी जो भी आपने मैकेनिकल एड्स यूज किया. तो अप विद द गुड एंड डाउन विद द बैड. कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी आप स्टेयर क्लाइंबिंग करेंगे तो गुड लिम्ब को पहले इनिशिएट करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा गुड लेग का. जब स्टेयर डिसेंडिंग में आएंगे तो फर्स्ट ऑल आपका बैड लेग होना चाहिए, लाइक अफेक्टेड लेग. तो क्वेश्चन से बस इतना ही पूछा गया कि मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेयर क्लाइंबिंग टेक्निक क्या है. सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि पेशेंट्स क्या है, लेफ्ट टिबिया फ्रैक्चर हुआ है, असेंडिंग लेफ्ट टिबिया फ्रैक्चर है, असेंडिंग स्टेयर्स हो रहा है, तो राइट लेग को पहले रखेंगे ना. सो ऑप्शंस क्या क्या देख लेते हैं. 1 स्टेप एट ए टाइम, राइट फुट फर्स्ट टू असेंड एंड टू डिसेंड. सेकेंड क्या है? 1 स्टेप एट ए टाइम, राइट फुट फर्स्ट टू असेंड एंड लेफ्ट फुट फर्स्ट टू डिसेंड. क्लियर हो गया आंसर्स. 1 स्टेप एट ए टाइम, लेफ्ट फुट तो फर्स्ट रखना नहीं है क्योंकि वो इन्वॉल्व है, स्टेप ओवर स्लोप ये भी नहीं होगा. तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन से, क्योंकि राइट फुट को फर्स्ट रखेंगे जो कि अनइन्वॉल्व है, एंड देन क्या है डिसेंडिंग किससे होगा? अपने अफेक्टेड लेग से. ओके, क्लियर. मूव दिस नेक्स्ट क्वेश्चंस. यहाँ तक कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते एग्जाम में. फिफ्थ क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ एन एंकल फुट ऑर्थोसिस AFO डेमोन्स्ट्रेट जेन्युइन curvatum during the stance phase of the gait. Which action would be most appropriated to decrease genuine curvatum? तो ये क्वेश्चंस आपने अगर लास्ट वीडियोस पढ़े अच्छे से समझे तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं.
तो आपने लास्ट वीडियोस देखी तो प्लीज इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या इसका आंसर्स होगा कि जो पेशेंट है स्टांस फेज में नी हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है, लाइक जेन्यू रिकर्वेटम दिख रहा है, तो एएफओ में कौन सा चेंज करोगे जबकि जो रिकर्वेटम को कम कर सके। क्वेश्चन ने पूछा विच एक्शन वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू डिक्रीज जेन्यू रिकर्वेटम। तो जेन्यू रिकर्वेटम का थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स समझ लेते हैं। अगर एंकल ज्यादा प्लांटर फ्लेक्स हो रहा है, ओके प्लांटर फ्लेक्शन में ज्यादा जा रहा है तो टीविया पोस्टियरली चली जाती है, जिससे कि नी जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाता है। तो हमें इसको प्रिवेंट करना है, लाइक पेशेंट्स को प्लांटर फ्लेक्शन का मूवमेंट कम करना है, उसे स्टॉप करना है, जिससे कि हमारा टीविया है वो पोस्टियर में ना जाए और हाइपर एक्सटेंशन ना हो। बस यही है। जेन्यू रिकर्वेटिव को कैसे कम कर सकते हैं, इंक्रीज द प्लांटर फ्लेक्शन स्टॉप। प्लांटर फ्लेक्शन को स्टॉप कर देंगे, टीबिया है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, वो बैकवर्ड नहीं जाएगा, तो हाइपर एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलेगा। डॉर्सी फ्लेक्शन अगर स्टॉप कर दोगे तो क्या होगा, टीबिया पीछे चली जाएगी, रिकर्वेटम और ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन से A physical therapist observe excessive knee flexion from heel strike to mid stance। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि हील स्ट्राइक से मिड स्टैंस तक देखने को मिल रहा है कि नी जो है वो एक्सेसिव फ्लेक्शन में जा रहा है, बट क्या होता है कि नी का फ्लेक्शन जो ज्यादा होता है वो स्विंग फेज में देखने को मिलता है, स्टैंस फेज में बहुत न्यूट्रल रहता है, कुछ माइल्ड डिग्री ऑफ फ्लेक्शन होता है, राइट। सो हील स्ट्राइक टू मिड स्टैंस में क्या है, एक्सेसिव नी फ्लेक्शन आ रहा है, ये ऑब्जर्व पे आपने देखा। विद पोस्ट टिबियल एम्पुटेशन ड्यूरिंग अ गेटिंग, जो पेशेंट है वो पोस्ट टिबियल एम्पुटेशन का है, लाइक एम्पुटेशन तो है, तो यहाँ पे क्या है उसको एक कोई ऑर्थोसिस दिया गया है, सॉरी प्रोस्थेसिस उसने यूज कर रखा है, प्रोस्थेसिस यूज किया, उसका जो नी है वो हाईली फ्लेक्सिंग मूवमेंट कर रहा है। अब क्या पॉसिबल कॉज है डेविएशंस का, क्वेश्चन समझ आ गया आपको। थेरेपिस्ट क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि हील स्ट्राइक से मिड स्टैंस तक पेशेंट्स का नी ज्यादा फ्लेक्शन हो रहा है, तो कॉज क्या हो सकता है यहाँ पे। सो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। द फुट इज सेट इन एक्सेसिव डॉर्सिफ्लेक्शन, द सॉकेट इज टू शॉर्ट, सॉकेट इज टू लॉन्ग, सॉकेट इज अलाइन इन एक्सेसिव फ्लेक्शन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। प्रोस्थेटिक गेट में है फुट अलाइनमेंट जो होता है एक्चुअली सीधा नी मैकेनिक्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पेशेंट एम्पुटेशंस का है, पोस्ट टिबियल एम्पुटेशन का पेशेंट है, तो यहाँ पे क्या है कि अपना प्रोस्थेटिक यूज किया है, तो जो प्रोस्थेटिक यूज किया है पोस्ट टिबियल से अपने एंकल तक का, तो ये जो फुट का अलाइनमेंट है वो डायरेक्टली नी मैकेनिक्स को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। तो अगर प्रोस्थेटिक फुट एक्सेसिव डॉर्सिफ्लेक्शन में सेट होगा तो टिबिया जो है वो क्या होगा कि आगे की तरफ ज्यादा मूव करेगी, तो टिबियल एडवांसमेंट है वो बढ़ जाएगा, तो नी फ्लेक्शन मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। अभी जैसे हमने जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताया था आपको कि हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे प्लांटर फ्लेक्शन को स्टॉप कर देंगे जिससे कि हाइपर एक्सटेंशन ना हो। इफ डॉर्सिफ्लेक्शन स्टॉप कर दे तो क्या है पेशेंट नी फ्लेक्शन में चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या है कि पेशेंट्स को नी फ्लेक्शन से प्रिवेंट करना है। लाइक कॉज क्या कर रहा है यहाँ पे, कॉज हमारा कर रहा है एक्सेसिव डॉर्सिफ्लेक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डॉर्सिफ्लेक्शन जब ज्यादा होगा तो टिबिया वो आगे की तरफ चले जाएगा, सो टिबिया जब आगे की ओर जाएगा तो नी पे जो नी की मसल्स है वो नी को फ्लेक्शन मूवमेंट और ज्यादा इंक्रीज कर देंगी, तो एक्सेसिव नी फ्लेक्शन देखने को मिलेगा ये स्टैंस पे। सो ए इज द ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके क्लियर है, आगे मूव करते हैं। सॉकेट टू शॉर्ट लॉन्ग ये इस पे अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है मैकेनिक्स देख रहे हैं हम, और सॉकेट क्या है शॉर्ट सॉकेट है वो इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, डायरेक्ट कॉज नहीं करेगा नी पे। सॉकेट लॉन्ग है तो नी एक्सटेंशन है, यूजली नी एक्सटेंशन हो जाएगा। सॉकेट अलाइन एक्सेसिव फ्लेक्शन से, एक्सेसिव फ्लेक्शन में जाए तो स्विंग फेज का इशूज है, नॉट अ स्टैंस फेज। ओके नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है Which assistive device allow for 2.3.4 point gate? जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हमने ये बताया था आपको सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होता है जो कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट गेट पैटर्न्स को कवर करता है, पॉसिबल होता है। सो मल्टीपल गेट पैटर्न्स होते हैं। सो प्लीज आंसर्स कमेंट बॉक्स। ओके आई थिंक दे दिया होगा, चलो हम आपका आंसर्स बता देते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। एक्सिलरी क्रचेस, जो क्रचेस होती है एक्चुअली डी इज अ करेक्ट आंसर्स। क्रचेस होती है वो 2 पॉइंट्स गेट पैटर्न में भी होती है, 3 पॉइंट्स गेट पैटर्न भी कर सकता है, 4 पॉइंट गेट पैटर्न भी कर सकता है, स्विंग टू स्विंग थ्रो गेट पैटर्न भी पॉसिबल है।
2 पॉइंट्स में क्यों होगा, क्योंकि आपको 1 लेग इफेक्टेड है तो आप 1 क्रचेस का यूज कर सकते हैं। 2 लेग है लाइक 3 पॉइंट्स में क्या होगा, आप 1 लेग लाइक आपका नॉन वेट बेयरिंग है तो 2 क्रचेस यूज करके 1 लेग 3 पॉइंट्स हो गया। 4 पॉइंट में क्या है, दोनों क्रचेस का यूज करके दोनों लिम्ब का यूज कर सकते हैं लाइक स्विंग थ्रू से। सो करेक्ट आंसर क्या है डी। स्टेट कैन में क्या होता है, ओनली 2 गेट होगा। वॉकर में क्या है, 4 पॉइंट्स होगा। क्वाड कैन में क्या है, इसमें भी 2 पॉइंट्स होगा। तो सारे पॉइंट्स किस में देखने को मिलेंगे, एक्सिलरी क्रचेस में। ओके ओके, नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस है। क्या है 8 क्वेश्चंस। A therapist order a wheelchair for a patient with C5 tetraplegia. Which type of wheelchair would be most appropriate for the patients? पेशेंट आपके पास है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का है, लाइक इसका C5 लेवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, तो सबसे अप्रोप्रिएट व्हीलचेयर कौन सा होगा। C5 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। C5 लीजन होता है तो पेशेंट एल्बो फ्लेक्शन कर सकता है, बट उसके क्या है कि इधर रिस्ट मूवमेंट्स जो है, हैंड कंट्रोल मूवमेंट्स है वो एब्सेंट रहेंगे। लाइक पेशेंट फाइन मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा, रिस्ट का मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा। तो मैनुअल व्हील चेयर, अगर आप मैनुअल व्हील चेयर यूज कर रहे तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे स्ट्रॉन्ग रिस्ट होने चाहिए, फिंगर ग्रिप अच्छा होना चाहिए, बट C5 में तो पॉसिबल है नहीं। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, मैनुअल व्हील चेयर विथ हैंडलिंग पोजिशंस, मैनुअल व्हील चेयर विथ फ्रिक्शन सरफेस, मैनुअल व्हील चेयर विथ स्टैंडर्ड। सो मैनुअल व्हील चेयर तो पेशेंट यूज ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि मैनुअल के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग चाहिए, लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए रिस्ट, हमारी मसल्स एंड रिस्ट स्ट्रॉन्ग, रिस्ट पे मूवमेंट्स होने चाहिए, फिंगर मूवमेंट्स होने चाहिए। सो यहाँ फिंगर ग्रिप तो होगा पॉसिबल नहीं है, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर इज अ पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है। सो आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन है। A 50-year-old male rehabilitating from a fractured ankle is referred to physical therapy for a gait training. 50-year-old पेशेंट है, मेल पेशेंट है, रिहेबिलिटेशन चल रहा है फिजिकल, सो उसे गेट ट्रेनिंग के लिए रेफर किया गया। A patient is on short leg cast and is not permitted to weight bearing through the involved lower extremity. शॉर्ट लेग कास्ट भी पेशेंट यूज कर रखा है और उसको बोला गया है कि आप लाइक बेयर वेट नहीं करेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो विच गेट पैटर्न इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट्स। आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको अगर ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, लाइक आपका वीक है, तो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज थेरेपी की एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि वॉकिंग एड्स, गेट पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आप वहां पे जाके इन डिटेल भी देख सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन से बस क्या है कि पेशेंट शॉर्ट लेग कास्ट में है और नॉन वेट बेयरिंग है, तो कौन सा गेट पैटर्न बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। नॉन वेट बेयरिंग पेशेंट्स के लिए क्या है कि अफेक्टेड लेग है वो बिल्कुल भी ग्राउंड टच नहीं होना चाहिए, राइट। ये पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि नॉन वेट बेयरिंग रखना है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा अपना गेट पैटर्न होता है जिसमें हम नॉन वेट बेयरिंग पोजीशंस रखते हैं, लाइक 1 लेग से ही चलना होता है। तो आपको अच्छे से पता, 3 पॉइंट्स गेट पैटर्न को यूज करेंगे हम इसमें। सो 3 पॉइंट गेट पैटर्न क्या होता है, क्रचेस यूज करेंगे एंड गुड लेग एंड दूसरी क्रचेस। तो ऐसे हम ट्रांसफर गेट ट्रेनिंग कराएंगे पेशेंट्स को। तो 3 पॉइंट्स गेट पैटर्न इज अ पेशेंट के लिए मस्ट होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सो क्लासिक नॉन वेट बेयरिंग के लिए ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, 3 पॉइंट गेट यूजिंग एक्सिलरी क्रचेस। 3 पॉइंट स्विंग थ्रू यूजिंग क्यों नहीं होगा, स्विंग थ्रू में क्या है, लाइक यूजिंग अ वॉकर दिया गया है, तो वॉकर में स्विंग थ्रू बहुत थोड़ा पेशेंट के लिए अनसेफ हो जाएगा। ओके, 3 पॉइंट स्विंग टू स्विंग क्यों नहीं होगा, स्विंग टू गेट क्यों नहीं होगा वॉकर के साथ, लाइक उसके लिए वॉकर मोस्टली पेशेंट को पार्शियल वेट बेयरिंग के लिए मना किया, यहाँ पे पार्शियल वेट बेयरिंग कराना है ना, 4 यहाँ पे वॉकर दिया गया तो फुल वेट बेयरिंग हो जाएगा। और स्विंग टू के लिए इसमें क्या है, थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। ओके, डी ऑप्शन क्या है, 4 पॉइंट अल्टरनेटिंग गेट यूजिंग एक्सिलरी क्रचेस, तो पेट दोनों लेग पे आता है इसमें एक्सिलरी क्रचेस में, 4 पॉइंट्स दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। Okay, next move this other questions. 10th question say a patient is referred to physical therapy for a gait training following an extended illness. The patient has poor balance but is able to move her leg alternately. Which of the following gait pattern would be most stable? तो क्वेश्चंस क्या है, पुअर बैलेंस है बट पेशेंट जो है वो अल्टरनेटली मूव कर सकता है अपने लिम्ब को, तो सबसे स्टेबल गेट पैटर्न कौन सा होगा। क्वेश्चन से बस इतना ही पूछा जा रहा है।
ओके, लाइक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बेस ऑफ सपोर्ट्स पे एंड पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे, राइट? सो यहाँ पे एज अ पेशेंट क्या है, लैग अल्टरनेट मूव कर रहा है, तो कौन सा पैटर्न स्टेबल होगा? सो एज अ लाइक पेशेंट क्या है कि यहाँ पे पेशेंट की स्टेबल पुअर बैलेंस है। ओके, सो पुअर बैलेंस के लिए हमें क्या चाहिए कि बैलेंस को थोड़ा सा लाइक स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी को कौन सबसे ज्यादा देगा? 4 पॉइंट गेट पैटर्न। 2 पॉइंट्स तो हमें बैलेंस देगा, नॉट अ स्टेबिलिटी। 3 पॉइंट्स गेट है कि सिंगल लिम सपोर्ट ज्यादा मिलेगा इस पे, लेकिन पेशेंट्स क्या है कि पेशेंट अल्टरनेट मूव कर रहा है, लाइक पेशेंट ऐसा नहीं है कि उसकी दोनों लिम में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो वो पूरा वेट एक लिम पे नहीं ले सकता है। तो 3 पॉइंट्स गेट हम क्यों नहीं करें? क्योंकि उसमें सिंगल लैग लाइक पेशेंट वीक है तो वो क्रचेस का वेट भी नहीं ले पाएगा एंड बॉडी वेट शिफ्ट नहीं कर पाएगा, और एक लिम पे बॉडी वेट जाएगा तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे ऐसा करेक्ट ऑप्शन है 4th पॉइंट गेट पैटर्न, क्योंकि सबसे स्टेबल गेट यही होता है, और पेशेंट इसमें अल्टरनेटली भी अगर चेंज कर रहा है तो ऐसा उसका इतना ज्यादा फॉलिंग के चांसेस नहीं होंगे। लैग अल्टरनेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसका लैग वीक है, वो एक लिम्ब पे पूरा वेट शिफ्ट नहीं कर पा रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या है? सी। ओके, नेक्स्ट मूव दिस अदर क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है, विच मसल्स कंट्रोल द पोजिशन ऑफ एंकल ज्वाइंट एट अ हील स्ट्राइक? सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हील स्ट्राइक के टाइम एंकल जॉइंट की पोजीशंस कौन कंट्रोल करता है? लाइक हील स्ट्राइक की टाइम पेशेंट्स की जो हमारा एज अ हील स्ट्राइक में क्या होता है कि जो हमारा हील होता है वो एज अ स्लाइटली डॉर्सिफ्लेक्शंस में होता है एंड प्लांटर फ्लेक्शंस को स्लोली प्लांटर फ्लेक्शंस को नहीं होने देता है, स्लैप करता है। सो हील स्ट्राइक पर क्या है कि फुट ग्राउंड को टच कर रहा है, बॉडी वेट आगे मूव करता है, राइट? सो एज अ इसमें जो हमारी मसल्स एक्ट करती है वो टिबियालिस एंटीरियर एक्ट करती है लाइक डॉर्सिफ्लेक्शन के लिए। बट यहाँ पे अब जो टिबियालिस एंटीरियर है वो किस टाइप से मूव कर रही है? यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शंस क्या क्या दिए गए अपने पास? इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ एंटीरियर टिबियालिस, eccentric contraction of gastroincus, C is a concentric contraction of anterior tibialis, D concentric contractions of gastroincus। तो यहाँ पे एज अ हील स्ट्राइक में क्या हो रहा है कि एंकल को स्लोली प्लांटर फ्लेक्शन होने देना है। ओके, टिबियालिस एंटीरियर क्या कर रहा है कि फुट स्लैब को कंट्रोल कर रहा है, लाइक पूरी तरीके से प्लांटर फ्लेक्शन में भी नहीं जा रहा है और फुल ऑफ द हमारा डॉर्सिफ्लेक्शन में भी नहीं आ रहा है। तो जो हमारी मसल्स है टिबियालिस एंटीरियर वर्क करती है फुट स्लैब को प्रिवेंट करती है, जिसमें कि टिबियालिस का क्या होता है यहाँ ई-सेंट्रिक मूवमेंट्स होता है, नॉट अ कंसेंट्रिक। फुली डॉर्सिफ्लेक्शन होगा तो कंसेंट्रिक होगा, यहाँ पे क्या है प्लांटर फ्लेक्शन भी नहीं हो रहा तो गैस्ट्रोइनकस का भी कोई मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, तो प्रिवेंट कर रहा है स्लैब को, तो लाइक हमारा ई-सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटीरियर टिबियालिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि एज अ हील को हमें हील जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है स्मूथ भी बनाना है इसको। ओके, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। गैस्ट्रोइनकस क्यों नहीं होगा? गैस्ट्रोइनकस लाइक स्टैंस के लेटर फेज में एक्टिव होता है, हील स्ट्राइक पर नहीं। ओके, सो नेक्स्ट मूव दिस अदर क्वेश्चंस। 12th क्वेश्चन है, A 47-year-old male use a straight cane during a gait activities. Okay, the patient is too big status post-operative left total hip replacement. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 47 ओल्ड पेशेंट है, एक केन का यूज कर रहा है, ठीक है, गेट एक्टिविटी टाइम। तो उसका क्या है कि 2 वीक पहले उसका एक लाइक THR हुआ है, लेफ्ट THR हुआ है 2 वीक पहले, यूजिंग अ पोस्टीरियर अप्रोच एंड इज फुल वेट वेयरिंग। तो वो पोस्टीरियर अप्रोच का यूज करके फुल वेट वेयरिंग कर रहा है क्योंकि उसको 2 वीक हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड गुड एडवाइस मेकिंग व्हेन मेकिंग अ 180 डिग्री टर्न? पेशेंट यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नोट दिया गया है, इसको ध्यान से देखा, नोट दिया गया है नहीं। कौन सी ऐसी एडवाइस है जो पेशेंट्स को आप नहीं देंगे मेकिंग अ 180 डिग्री टर्न्स? तो आई थिंक क्वेश्चंस क्लियर हो गया है कि पोस्टीरियर THR पेशेंट्स के लिए 180 डिग्री टर्न लेते टाइम कौन सी एडवाइस नहीं देनी है, कौन सी एडवाइस रॉन्ग है। तो ऑप्शंस देखते हैं। मूव इन स्लो एंड कॉशंस मैनर, turn toward your affected side, maintain a adequate base of support, keep the cane in front of you। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आया हो आई थिंक कि पोस्टोलेटरल THR में क्या होता है कि हिप फ्लैक्शन होता है, एडक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन होता है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, डिसलोकेशंस के रिस्क जो है वो बढ़ जाएंगे।
राइट, क्योंकि पेशेंट्स क्या टर्निंग कर रहा है और इंटरनल रोटेशन एडक्शन हिप फ्लेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, टीएचआर के केस में प्रिवेंट करके रखना है, इसको मूव नहीं करना है। अगर मूव करेगा तो फिर से डिसलोकेशंस हो सकता है एंड जो लाइक रिप्लेसमेंट हुआ है एंड फिर से उसको डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, सो डिसलोकेशन रिस्क हायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंट्स को क्या आपको बोले कि अफेक्टेड साइड की तरफ टर्न करते टाइम उसका रिस्क की पोजीशन में चला जाएगा। 180 डिग्री पे अफेक्टेड लेग पे अगर मूव करेगा वो भी हिप फ्लेक्शन एडक्शन इंटरनल रोटेशन तो फिर से डिसलोकेट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या पेशेंट्स को बोलेंगे, करेक्ट ऑप्शन जो है टर्न टूवर्ड अफेक्टेड साइड इज नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया। पेशेंट को बोलेंगे कि मूव स्लोली, कंटिन्यूअस मूव करो, सेफ्टी मेंटेन करके। सो इज अ गुड एडवाइस। मेंटेन एडिक्वेट बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा रहेगा तो चांसेस नहीं होंगे फॉलिंग के, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। केन को फ्रंट ऑफ यू मतलब फ्रंट ऑफ यू आगे रखना है जिससे कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, ए 74-year-old male rehabilitating from a tibial plateau fractures. Okay, the physician order indicate the patient is non-weight bearing on the involved lower extremities. Like patient क्वेश्चन समझ आ रहा है, 70-year-old patient है, प्लेटो फ्रैक्चर्स हुआ है, टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर्स हुआ है, तो यहाँ पे नॉन वेट बेयरिंग कंडीशंस, पेशेंट्स जो नॉन वेट बेयरिंग में रहेगा लोअर एक्सट्रीमिटी, सो मोस्ट एप्रोप्रिएट गेट पैटर्न्स क्या होगा, लाइक जिसमें फ्रैक्चर हुआ है लोअर एक्सट्रीम उसको उसमें नॉन वेट बेयरिंग रहना है। तो नॉन वेट बेयरिंग के लिए अभी तक हम और बहुत अच्छे समझते हुए आएंगे, सबसे बेस्ट क्या है अपना नॉन वेट बेयरिंग के लिए अपना 3 पॉइंट्स गेट, क्योंकि 3 पॉइंट्स गेट पैटर्न सबसे बेस्ट है। 3 पॉइंट गेट पैटर्न में क्रचेस होती है, गुड लेग को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अफेक्टेड लेग है वो सस्पेंड रहेगा, लाइक हवा में रहेगा, एयर में रहेगा, वो वेट को वो सरफेस को टच नहीं करेगा। 2 पॉइंट्स में क्या है, दोनों लेग यूज होते हैं, so B is a correct options. Okay, next move this other questions. 14 questions. A therapist instruct a patient ambulating with auxiliary crutches to move cautiously and deliberately on any potential hazardous surface. Which gait pattern would allow the patient's maximum security? कि हैजार्डस सरफेस पे सबसे सेफ गेट पैटर्न कौन सा होगा, लाइक मूव क्या है यहाँ पे cautiously and deliberating on any potential hazardous surface. सो सबसे मैक्सिमम सिक्योरिटी किस गेट पैटर्न पे चाहिए, यहाँ तो बस ऐसे ही दिया गया है इन डिटेल, बस आपको क्वेश्चंस में यही बताना है कि कौन सा गेट पैटर्न जो है मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स की बात है यहाँ पे, 4 पॉइंट्स गेट पैटर्न में सबसे ज्यादा पेशेंट को सेफ्टी रहती है, राइट, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स का फॉलिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी 3 पॉइंट्स गेट ग्राउंड पे कांटेक्ट में रहता ही रहता है। 4 पॉइंट्स में एक्चुअली 4 भी रहता है, अगर वीकनेस है तो 3 पॉइंट्स तो रहेगा ही रहेगा। तो स्लो है बट मोस्ट स्टेबल है, स्लो मूवमेंट्स होता है इसमें। सो करेक्ट ऑप्शंस क्या है, डी। स्विंग टू में बैलेंस डिमांडिंग हाई होती है, मैक्सिमम सिक्योरिटी नहीं होगी, बस क्वेश्चन मैक्सिमम सिक्योरिटी का है। सो इसमें स्विंग में क्या है कि हायर चांसेस होते हैं फॉलिंग के। स्विंग थ्रो भी बहुत फास्ट होता है, फास्ट मूवमेंट्स होता है इसे, बट अनसेफ होता है। 3 पॉइंट्स गेट क्या है, सिंगल लेफ्ट सपोर्ट ज्यादा चाहिए होगा। सो करेक्ट आंसर्स डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 15। ए थेरेपिस्ट मेजर अ पेशेंट फॉर अ स्ट्रेट केन प्रायर टू बिगिनिंग एम्बुलेशन एक्टिविटीज। सो क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि स्ट्रेट केन की मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ पे पूछ रहा है, बस बिगिनिंग एम्बुलेशन एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहा है एम्बुलेशन एक्टिविटीज, तो पेशेंट्स को एक केन दिया गया, तो विच ग्रॉस मेजरमेंट मेथड वुड प्रोवाइड टू मोस्ट एक्यूरेट केन लेंथ। सो बस यहाँ पे मेजरमेंट पूछा गया है केन लेंथ का। क्वेश्चंस देखने में इतने इतने बड़े हैं बट क्वेश्चंस का मीन्स उतना छुटकू सा है कि पर क्वेश्चंस पूछ क्या है, तो लाइक यहाँ पे बस इतना ही है कि मेजरमेंट क्या रहता है केन यूजेस का। तो ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। A, measuring from the head of fibula straight to the floor. So second is a measuring from iliac crest straight of the floor, measuring from greater trochanter straight of the floor, dividing the patient height by 2 and adding 3 inches. तो आई थिंक इसका आंसर तो क्लियर ही होगा आपका कि पेन जो केन का मेजरिंग किस एरिया से होता है, क्योंकि मेजरिंग से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो केन क्रचेस
का वॉकर का मेजरमेंट तो आपको पता ही होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट रहता है, लेटरली कितना रहता है, कितना एल्बो फ्लेक्शंस रहता है। ओके, सो आई थिंक अगर आपको ये सब क्लियर करना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पे आप वॉकिंग एड्स आके सर्च कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। सो मेजरमेंट का लॉजिक प्रॉपर केन लेंथ है। लाइक इसमें क्या होता है कि शोल्डर रिलैक्स होते हैं केन में, और शोल्डर की ही लाइक रोटेटर कफ मसल्स स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए होती है केन मूवमेंट्स के लिए। तो प्रॉपर केन लेंथ में क्या है कि एल्बो जो है वो अपनी 20 to 30 डिग्री फ्लेक्शन में रहती है, और मेजरमेंट जो रहता है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर से फ्लोर तक रहता है। तो लाइक केन हम एडजस्टेबल भी यूज करते हैं, जब एडजस्टेबल जो कि हम एडजस्ट कर सकते हैं पेशेंट्स के अकॉर्डिंग। सो करेक्ट आंसर जो है अपना सी है। ओके, सी इज अ करेक्ट आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और दैट्स ऑल दिस कि हमने आज यहाँ पे 15 क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लिए हैं। सो इफ यू फील इज अ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इंफॉर्मेटिव है, सो प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहे। एंड मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्ड वर्किंग कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ एक अच्छे क्वेश्चन लाने का, तो प्लीज़ यार अपना सपोर्ट भी हमको दिखाओ। सो ऑलरेडी आपको पता है कि हमने बहुत सारे मॉडल पेपर कवर कर रखे हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कोई भी क्वेरी होती तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। सो गाइज, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन थेरेपी, ऑल द बेस्ट फॉर एमसीआरई। थैंक यू, बाय बाय।